जब भी हम किसी पारंपरिक भारतीय हाईवे की कल्पना करते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर एक बहुत ही जानी पहचानी सी तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, धूल भरी सड़कें और ढाबे। सही कहा, ढाबों के किनारे खड़े वो भारी भरकम ट्रक और किसी टोल प्लाजा पर अपनी बारी का इंतजार करता हुआ एक थका हुआ ड्राइवर। एक ऐसी व्यवस्था जो दशकों से बहुत ही ठोस और मैं कहूँगी धीमी गति से चल रही है। एकदम। लेकिन सोचिए, अगर ये पूरी भौतिक तस्वीर अचानक एक अदृश्य डिजिटल जाल में बदल जाए तो कैसा होगा? मतलब सड़कें वही रहेंगी, ट्रक भी वही रहेंगे, लेकिन उनके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। बिल्कुल। वो डेटा और एल्गोरिदम के एक अदृश्य हाईवे पर शिफ्ट हो जाएगा। ये एक बहुत ही सटीक और समय के अनुकूल विचार है। आमतौर पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ कंक्रीट, लोहे और तारकोल की नजर से देखते हैं ना। हाँ, भौतिक चीजें। पर आज देखिए, उसी कंक्रीट के समानांतर डेटा का एक बहुत ही जटिल और तेज हाईवे बन चुका है। वर्तमान में भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी है, खास तौर पर इस ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। और यही आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य एजेंडा है। आज की चर्चा का मिशन भारत के हाईवे, ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स उद्योग में आ रही इस विशाल तकनीकी क्रांति की परतों को खोलना है, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। हाँ, हमारे पास कई अहम रिपोर्ट और दस्तावेज हैं जो ये समझने में मदद करेंगे कि कैसे आसमान में तैरते उपग्रह, स्मार्ट कनेक्टेड ट्रक और नए जमाने के डिजिटल स्टार्टअप्स मिलकर भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक हाईटेक इकोसिस्टम में बदल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ नई सड़कों के निर्माण का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह देश की नसों में दौड़ने वाले डेटा के एक बिल्कुल नए जाल को समझने का विषय है। तो इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें उस जमीन को समझना होगा जिस पर ये ट्रक मीलों का सफर तय करते हैं। जाहिर है, क्योंकि अगर सड़क खुद स्मार्ट नहीं होगी तो बाकी की किसी भी तकनीक का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकता। यहीं से भारत के नेशनल हाईवेज पर एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है। तो अगर हम इसे गहराई से देखें ना, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसे GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये तकनीक पूरी तरह से बैरियर फ्री यानी बिना किसी रुकावट वाला सफर सुनिश्चित करेगी। मतलब हाईवे पर कोई टोल गेट नहीं होगा, कोई बूम बैरियर नहीं होगा जहां ट्रकों को ब्रेक लगाना पड़े। ये देखिए, ये एक बुनियादी बदलाव है और इसके पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा समझाइए इसके बारे में। मौजूदा समय में जो फास्टैग सिस्टम काम कर रहा है ना, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक का इस्तेमाल होता है। हाँ, वो स्कैनर वाला। बिल्कुल, गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है, ऊपर लगा स्कैनर टैग को पढ़ता है और फिर पैसा कटता है। हाँ? ये कैश देने से तो तेज है, लेकिन फिर भी गाड़ी की गति को धीमा करना ही पड़ता है। एकदम सही। और हर बार ब्रेक लगाने और फिर से इतने भारी ट्रक को गति देने में बहुत सारा ईंधन बर्बाद होता है। सही बात है। लेकिन GNSS टोलिंग में ये पूरा ढांचा ही बदल जाता है। इसमें गाड़ी को किसी स्कैनर के नीचे से गुजरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आसमान में मौजूद सैटेलाइट लगातार गाड़ी की सटीक लोकेशन को ट्रैक करता रहता है। अरे वाह, मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी टैक्सी का मीटर सीधा आसमान में फिट कर दिया गया हो। हाँ बिल्कुल, वैसी ही एनालॉजी है। और इस तकनीक का सबसे बड़ा प्रभाव डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग के रूप में सामने आ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि नेशनल हाईवे पर जितनी दूरी तय की जाएगी, सिर्फ उतने ही हिस्से का टोल देना होगा, जो कि बहुत फेयर है। हाँ ना? क्योंकि पुरानी व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी यही थी कि अगर कोई गाड़ी दो टोल प्लाजा के बीच में ही किसी गांव या कस्बे की तरफ मुड़ जाए, तब भी उसे पूरे हिस्से का टोल चुकाना पड़ता था। ये दूरी आधारित टोलिंग केवल न्याय संगत ही नहीं है, बल्कि देखिए, ये टोल चोरी को रोकने का सबसे कारगर तरीका भी है। वो कैसे? क्योंकि सैटेलाइट की नजर से कोई भी गाड़ी बच नहीं सकती। ये सिस्टम एकदम सटीक रूप से ये दर्ज कर लेता है कि गाड़ी हाईवे पर किस बिंदु से दाखिल हुई और किस बिंदु से बाहर निकली। अच्छा, लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है मेरे दिमाग में। जी पूछे। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत मेहनत और बहुत बड़े निवेश के साथ फास्टैग सिस्टम को पूरे देश में लागू किया है। तो क्या इस नई सैटेलाइट टोलिंग के आने का मतलब ये है कि फास्टैग इतनी जल्दी पुराना और बेकार हो गया है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, फास्टैग सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है।
NHAI की जो योजना है ना, उसके अनुसार GNSS को शुरुआत में मौजूदा फास्टैग इकोसिस्टम के भीतर एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल मतलब दोनों एक साथ चलेंगे? बिल्कुल। इसका मतलब है कि शुरुआत में टोल प्लाजा पर GNSS के लिए कुछ अलग समर्पित लेन बनाई जाएंगी, बाकी लेन्स में RFID काम करता रहेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट सिर्फ एक नया सेंसर है, जबकि पैसे काटने वाला जो खाता है वो वही पुराना रहेगा? एकदम सही पकड़े हैं आप। तकनीकी भाषा में कहें तो फ्रंट एंड बदल रहा है। RFID स्कैनर की जगह सैटेलाइट ले रहा है? हाँ, लेकिन बैक एंड का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहेगा। सैटेलाइट से जो भी डेटा मिलेगा उसके आधार पर पैसा उसी फास्टैग वॉलेट से काटा जाएगा जो बैंकों ने ग्राहकों के लिए पहले से बना रखे हैं। अच्छा, तो ये तकनीक को उखाड़ फेंकने का नहीं बल्कि उसके स्वाभाविक विकास का मामला। बिल्कुल, ये एक एवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन नहीं। खैर, अगर सड़कें इतनी स्मार्ट हो रही हैं कि आसमान से उपग्रह उनकी निगरानी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी उसी स्तर का स्मार्ट होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एक साधारण लोहे का ट्रक तो सैटेलाइट से बात नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां हम सड़क से हटकर सीधे गाड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। टाटा मोटर्स और टाटा एलेक्सी का टेथर कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। हाल ही में इस प्लेटफॉर्म पर 5 लाख गाड़ियों के रजिस्टर होने का आंकड़ा पार हुआ है। 5 लाख? 5 लाख कनेक्टेड गाड़ियां एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करती हैं। और देखिए, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कमर्शियल ट्रकों तक सीमित नहीं है। हाँ, इसमें और भी सेगमेंट्स हैं। बिल्कुल, इसमें टाटा की कमर्शियल गाड़ियों के लिए फ्लीट एज, पैसेंजर गाड़ियों के लिए आयरा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जी कनेक्ट शामिल है। सही। इससे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केवल एक साधारण GPS ट्रैकर नहीं है जो सिर्फ लोकेशन बताता हो। ये एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बताता है कि आज के दौर में हार्डवेयर से ज्यादा गाड़ी का सॉफ्टवेयर मायने रखने लगा है। मतलब ट्रक अब सिर्फ लोहे और इंजन की मशीन नहीं रहा। तो क्या बन गया है? वो पहियों पर चलता हुआ एक 5G स्मार्टफोन बन गया है। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। और ये टीथर प्लेटफॉर्म गाड़ी को 5G रेडी बनाता है। ये सिर्फ लोकेशन ट्रैक नहीं करता बल्कि जियो फेंसिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। जियो फेंसिंग, हाँ। अगर हम जियो फेंसिंग को सरल भाषा में समझे ना, तो ये एक डिजिटल नक्शे पर खींची गई एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा की तरह है। लक्ष्मण रेखा, सही कहा। जैसे ही ट्रक उस तय सीमा को पार करता है, ये अपने रूट से भटकता है, तो सिस्टम तुरंत मालिक को एक अलर्ट भेज देता है। और देखिए, जियो फेंसिंग तो इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा, और क्या क्या है इसमें? टेथा जैसे प्लेटफॉर्म की असली ताकत डेटा एनालिटिक्स में है। ये सिस्टम ड्राइवर के व्यवहार की पल पल की निगरानी करता है। मतलब ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है? बिल्कुल, कोई ड्राइवर कितनी बार अचानक हार्ड ब्रेक लगाता है, क्लच का कैसा इस्तेमाल करता है, या गाड़ी को कितनी देर तक बिना वजह चालू यानी आइडलिंग मोड में रखता है, ये सारा डेटा सीधे सर्वर पर जाता है। बाप रे! और इस डेटा का सीधा असर मुझे लगता है पैसों पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जब फ्लीट मालिक को पता होता है कि कौन सा ड्राइवर सही तरीके से गाड़ी चला रहा है और कौन गलत, तो वो उसे ट्रेनिंग दे सकता है। हाँ, जिससे माइलेज सुधरेगा। सही कहा। इससे सीधे तौर पर ईंधन की भारी बचत होती है, इंजन की उम्र बढ़ती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी काफी कम हो जाता है। कमाल है। इसके अलावा ये कनेक्टेड प्लेटफॉर्म भविष्य की ऑटोनॉमस ड्राइविंग यानी खुद चलने वाली गाड़ियों और AI आधारित विश्लेषण के लिए भी बुनियाद तैयार कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा ढांचा है जहां डीलर, सप्लायर और वाहन मालिक सभी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम में जुड़े होते हैं। एकदम से। तो अब तक की स्थिति ये है कि हमारे पास सैटेलाइट से जुड़ी बैरियर फ्री सड़कें हैं और हमारे पास 5G और AI से लैस स्मार्ट ट्रक हैं जो लगातार भारी मात्रा में डेटा पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जमीनी सच्चाई से हमें टकराना पड़ता है। वो क्या? देखिए, भारत का जो ट्रकिंग सेक्टर है ना, वो बहुत ही बटा हुआ और असंगठित है। मतलब इस सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा ऐसे छोटे ट्रक मालिक हैं जिनके पास मुश्किल से 2 या 3 ट्रक होते हैं। हाँ, ये तो भारत के लॉजिस्टिक्स की सच्चाई है। तो एक आम फ्लीट मालिक इन जटिल API यानी उन डिजिटल पुलों को जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को आपस में जोड़ते हैं और सैटेलाइट्स के इस पूरे जाल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेगा? यहीं पर
इस पूरे तकनीकी परिदृश्य में डिजिटल स्टार्टअप्स की एंट्री होती है। अच्छा, लेकिन उसे जमीन पर एक साधारण यूजर के लिए सुलभ बनाना बिल्कुल अलग चुनौती है। सही बात है। ब्लैकबक या जिसे हम जिंका लॉजिस्टिक्स कहते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म्स ठीक यही काम कर रहे हैं। वे इस पूरे इकोसिस्टम को जोड़ने वाले एक बहुत ही आसान इंटरफेस की तरह काम करते हैं। हाँ, मैंने ब्लैकबक के आंकड़े देखे थे। उस सच में ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल, भारत के इस असंगठित सेक्टर को वे पेमेंट्स, टेलीमैटिक्स और माल ढुलाई के डिजिटल समाधान दे रहे हैं। और पता है, उनके ऐप का एंगेजमेंट रेट बहुत अधिक है, जहां यूजर औसतन दिन में 40 मिनट से ज्यादा समय बिताते हैं। 40 मिनट? किसी भी B2B लॉजिस्टिक्स ऐप के लिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और इसके पीछे की वजह उनके ऐप की उपयोगिता है। उनके रेवेन्यू के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। वो कैसे? ब्लैकबक का लगभग 68% रेवेन्यू पेमेंट से आता है। 68%? हाँ, और इस 68% का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 63% सिर्फ टोलिंग से आता है। कमर्शियल व्हीकल टोल मार्केट में उनकी लगभग 43% की विशाल हिस्सेदारी है। बाप रे, 43%! बिल्कुल, वे कई बड़े बैंकों के साथ मिलकर फास्टैग एग्रीगेटर के रूप में काम करते हैं। लेकिन एक मिनट, यहीं पे मुझे सबसे बड़ा पेच नजर आता है। कैसा पेच? देखिए, अगर NHAI पूरी तरह से सैटेलाइट टोलिंग यानी GNSS पर शिफ्ट हो रहा है और आने वाले समय में फिजिकल टोल प्लाजा ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो कि उनका प्लान है। तो ब्लैकबक का ये 63% टोलिंग रेवेन्यू तो खतरे में पड़ जाना चाहिए ना। अगर टोल प्लाजा ही नहीं रहेंगे तो उनका ये पूरा बिजनेस मॉडल ही ढह नहीं जाएगा। पहली नजर में ये एक बहुत बड़ा रिस्क लग सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर इसे तकनीकी नजरिए से देखें तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अवसर? वो कैसे? जैसा कि हमने पहले विश्लेषण किया ना कि GNSS टोलिंग में भी पैसे कटने का काम उसी फास्टैग वॉलेट से होगा। अच्छा, हाँ, सही कहा। और इस वॉलेट का प्रबंधन ब्लैकबक पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है। मतलब पेमेंट्स का फ्लो उनके ही प्लेटफॉर्म से होकर गुजरेगा। यानी बैकएंड पर ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया नहीं बदल रही है। बिल्कुल नहीं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सैटेलाइट टोलिंग हवा में काम नहीं कर सकती। मतलब? सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए हर ट्रक के अंदर एक OBU यानी ऑन बोर्ड यूनिट लगाना अनिवार्य होगा। ये यूनिट ही आसमान में बैठे सैटेलाइट को लगातार गाड़ी की लोकेशन का सिग्नल भेजेगी। अच्छा, और ब्लैकबक का इसमें क्या रोल है? दिलचस्प बात यह है कि ब्लैकबक सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ऐप नहीं है, बल्कि वे ट्रकों में टेलीमैटिक्स और GPS हार्डवेयर लगाने में पहले से ही एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि OBU लगाने का जो नया बाजार खड़ा होगा, उसमें वे पहले से ही सबसे आगे खड़े हैं। बिल्कुल, और ये समझाता है कि क्यों उनका 25% रेवेन्यू इसी टेलीमैटिक्स यानी वाहनों की दूरस्थ निगरानी तकनीक से आता है। क्या बात है! वे ट्रकों में ICAT सर्टिफाइड AIS 140 GPS ट्रैकर लगाते हैं। ये कोई साधारण बाजारू GPS नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा प्रमाणित एक मानक ट्रैकर है। हाँ, जिसे शायद कई राज्यों ने कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य भी कर दिया है ना। एकदम सही। ब्लैकबक ने इस हार्डवेयर का डिजाइन खुद तैयार किया है, जिससे उन्हें इसकी लागत और गुणवत्ता पर पूरा नियंत्रण मिलता है। तो ये बहुत स्मार्ट मूव है। लेकिन ट्रकों की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान उनके एक और प्रोडक्ट से होता है। वो क्या है? उसे फ्यूल सेंसर कहा जाता है। अच्छा, फ्यूल सेंसर। हाँ, भारत में ट्रक मालिकों के लिए ईंधन या डीजल की चोरी एक ऐसा सिरदर्द है जो उनके मुनाफे को दीमक की तरह खा जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जमीनी सच्चाई है। मतलब ट्रक मालिक अपने ड्राइवर को लंबी यात्रा के लिए हजारों रुपए का डीजल डलवा के बेचता है। अगर रास्ते में कहीं ढाबे पर रुककर थोड़ा थोड़ा तेल निकाल लिया जाए या किसी सस्ते और मिलावटी ईंधन को टैंक में डाल दिया जाए तो मालिक को कभी पता ही नहीं चल पाता। हाँ, ये सीधा नुकसान है। और ये फ्यूल सेंसर इसी समस्या का डिजिटल समाधान है। ये काम कैसे करता है? ये सेंसर सीधे ट्रक के टैंक के अंदर लगाया जाता है और ये फ्यूल के लेवल पर लगातार रियल टाइम नजर रखता है। रियल टाइम? हाँ, अगर ट्रक खड़ा है और अचानक टैंक का फ्यूल लेवल तेजी से नीचे गिरता है तो सिस्टम तुरंत मालिक के मोबाइल पर एक अलर्ट भेज देता है कि तेल निकाला जा रहा है। अरे वाह,
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने ट्रक को एक फिटनेस ट्रैकर या स्मार्ट वॉच पहना दिया हो। हाँ, फिटनेस ट्रैकर। हाँ। कैसे? देखिए, जैसे एक फिटनेस ट्रैकर बताता है ना कि शरीर ने कितनी कैलोरी बर्न की, हार्ट रेट क्या है और व्यक्ति कितनी दूर चला। हाँ। ठीक वैसे ही ये सिस्टम ट्रक मालिक को बताता है कि ट्रक कहाँ है, उसकी गति क्या है, वो कहाँ बेवजह रुका है और उसने कितनी कैलोरी यानी ईंधन की खपत की है। क्या बात है, ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। शुक्रिया। और इस पूरी तकनीक को जमीन पर कारगर बनाने के लिए केवल सॉफ्टवेयर या सेंसर होना काफी नहीं है। क्यों? सोचिए, अगर रात के बीच में सेंसर खराब हो जाए तो क्या होगा? हाँ, तब तो वो किसी काम का नहीं। इसीलिए ब्लैक बक ने पूरे देश में 9000 से ज्यादा सर्विस पॉइंट्स का एक विशाल भौतिक नेटवर्क खड़ा किया है, जो भारत के लगभग 80% जिलों को कवर करता है। 9000 सर्विस पॉइंट्स, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसे एक सुरक्षा कवच या बिजनेस की भाषा में मोआट कहा जा सकता है। बिल्कुल। जिसे किसी भी नई सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए रातों रात तोड़ पाना लगभग असंभव है। आप सिलिकॉन वैली या बेंगलुरु में बैठकर ऐप तो बना सकते हैं, लेकिन रात के 2 बजे किसी भारतीय हाईवे पर खड़े ट्रक का सेंसर ठीक करने के लिए आपको भौतिक नेटवर्क ही चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया आपस में मिलती हैं। तो अब तक की तस्वीर एकदम साफ हो रही है। जी, सैटेलाइट वाली सड़कें हैं, 5G वाले स्मार्ट ट्रक हैं, पेमेंट्स के लिए वॉलेट सेट हैं और नजर रखने के लिए GPS और फ्यूल सेंसर काम कर रहे हैं। सब कुछ कनेक्टेड है। तो अब जब ये पूरी तरह से पता है कि एक ट्रक कहाँ है, वो किस शहर में कब खाली होगा और उस ट्रक के मालिक का पेमेंट सिस्टम भी पूरी तरह से काम कर रहा है, तो अगला तार्किक कदम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जाहिर है, उस खाली ट्रक को नया माल दिलाना। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी ट्रक मालिक ये कभी नहीं चाहता कि उसका ट्रक एक शहर से माल लेकर जाए और वापसी में पूरी तरह से खाली लौट आए। हाँ, खाली ट्रक के चलने का मतलब है सिर्फ डीजल जलना और सीधा वित्तीय नुकसान। एकदम सही। और यहीं पर इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है, उनका लोड्स मार्केटप्लेस। ये मार्केटप्लेस असल में काम कैसे करता है? क्या ये एक तरह का टिंडर जैसा मैच मेकिंग सिस्टम है ट्रकों के लिए? हाँ, इसे इसी नया समझा जा सकता है। ये मार्केटप्लेस शिपर्स यानी वे लोग जिनके पास भेजने के लिए माल है और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच एक डिजिटल पुल का काम करता है। ओके। बैकएंड में एक बहुत ही जटिल एल्गोरिदम चलता है जो ये देखता है कि कौन सा ट्रक कहाँ खाली हो रहा है और उसी क्षेत्र में किस शिपर को माल भेजना है। अच्छा। ये सही जगह पर सही ट्रक को सही माल से मिला देता है। यानी एल्गोरिदम तुरंत तय करता है कि ये ट्रक दिल्ली से मुंबई जा रहा और यहाँ एक शिपर को मुंबई के लिए 10 टन का माल भेजना है। परफेक्ट मैच। बिल्कुल परफेक्ट मैच। इससे तो पुराने ट्रांसपोर्ट नगरों में बैठे उन बिचौलियों या ब्रोकर्स की पूरी व्यवस्था को चुनौती मिल रही होगी, जो सिर्फ माल दिलाने के लिए भारी कमीशन लिया करते थे। बहुत बड़ी चुनौती। इस बदलाव का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें चीन की एक कंपनी फुल ट्रक अलायंस या YMM का उदाहरण देखना चाहिए। अच्छा, वहाँ क्या हुआ था? ये कंपनी भी बिल्कुल इसी मॉडल पे काम करती है और आज उनका रेवेन्यू $1.5 बिलियन के पार जा चुका है। $1.5 बिलियन? जी हाँ, ये साबित करता है कि डिजिटल फ्रेट मैचिंग का ये बिजनेस मॉडल जब बड़े पैमाने पर लागू होता है तो वो पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। ये एक दोहरा मॉडल नजर आता है। मतलब कंपनियां केवल ट्रांजैक्शन से नहीं कमा रही हैं, वे लिस्टिंग के लिए सब्सक्रिप्शन फीस भी लेती हैं और ब्रोकरेज से भी कमाती हैं। एकदम। और जब कोई प्लेटफॉर्म ट्रक मालिक के टोल, फ्यूल, टेलीमैटिक्स और माल ढुलाई के सारे डेटा को एक ही जगह पर ले आता है, तो उनके पास उस ट्रक मालिक की कमाई का एक बहुत ही सटीक वित्तीय इतिहास बन जाता है। और आप जानते हैं कि इसी सटीक वित्तीय इतिहास या डेटा का इस्तेमाल उनके अगले बिजनेस मॉडल में होता है। कौन सा मॉडल? व्हीकल फाइनेंसिंग। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब बैंकों को ये पता होता है कि ये ट्रक महीने में कितना चलता है, कितना टोल भरता है और कितनी कमाई करता है, तो उसे लोन देना बहुत कम जोखिम वाला काम हो जाता है। बिल्कुल। ब्लैकबक जैसे प्लेटफॉर्म बैंकों के साथ मिलकर काम करते हैं और इस डेटा के आधार पर ट्रक मालिकों को लोन दिलाते हैं, जिससे उन्हें भी रेवेन्यू का एक हिस्सा मिलता है। क्या बात है। ये पूरा इकोसिस्टम देखिए एक साइकिल की तरह है, जहां हर सर्विस दूसरी सर्विस को मजबूत करती है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने वाकई कई जटिल परतों को खोला है। जी बिल्कुल। ये स्पष्ट हो गया है कि भारत के हाईवे अब सिर्फ कंक्रीट की बेजान सड़कें नहीं रह गए हैं। NHAI की आने वाली सैटेलाइट टोलिंग व्यवस्था ये दिखाती है कि कैसे बुनियादी ढांचा अब सीधे आसमान से जुड़ रहा है।
एकदम सही। दूसरी तरफ टेथर जैसे प्लेटफॉर्म ट्रकों को पहियों पर चलते हुए स्मार्टफोन्स में बदल रहे हैं, जहां गाड़ी का हर पुर्जा, हर ब्रेक और हर मूवमेंट डेटा पैदा कर रहा है। और इन सब के बीच नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हाँ। इस पूरी बिगड़ी हुई व्यवस्था को एक धागे में पिरो रहे हैं। हाँ, फास्टैग के जरिए पेमेंट से लेकर जीपीएस से फ्यूल की निगरानी और फिर खाली ट्रक को माल दिलाने तक। ये एक ऐसा उद्योग है जिसे कभी बहुत ही असंगठित और पुराना माना जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक संगठित, पारदर्शी और डेटा ड्रिवन मशीन में बदल रहा है। बिल्कुल। इस बदलाव से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ेगी और पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक बात सामने आती है। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे एक ट्रक, एक सड़क और आसमान में बैठा एक उपग्रह मिलकर लगातार हर सेकंड डेटा पैदा कर रहे हैं। जी। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, जहां शायद भविष्य में ट्रक पूरी तरह से ऑटोनोमस यानी बिना ड्राइवर के खुद चलने वाले हो जाएंगे और हर एक गतिविधि को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा, तो श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम से निकलने वाले डेटा की कीमत उस ट्रक के अंदर रखे वास्तविक भौतिक माल की कीमत से भी ज्यादा हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या डेटा ही भविष्य का असली कार्गो बन जाएगा? इस विचार के साथ आज की इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।